नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई प्रेरक कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। कहानी है काम वाली माँ। सुषमा जी के आलीशान बंगले में वैसे तो नौकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साफ सफाई और रसोई के कुछ खास कामों के लिए उन्हें एक भरोसेमंद महिला की तलाश थी। उनकी यह तलाश तब खत्म हुई जब पड़ोस की एक जान पहचान वाली ने पार्वती को उनके यहाँ काम पर रखवा दिया। पार्वती उम्र के चौथे दशक को पार कर चुकी एक बेहद शांत, संकोची और सादगी पसंद महिला थी। उसके माथे पर हमेशा एक फीकी सी बिंदी होती और बदन पर सूती की एक ऐसी साड़ी जिसका रंग कई बार धुलने की वजह से अपनी पहचान खो चुका होता। पार्वती का काम करने का तरीका मशीन जैसा था। वह सुबह ठीक 7 बजे आती, बिना कोई फालतू बात किए सीधा अपने काम में लग जाती। घर के फर्श को चमकाना हो, बर्तनों को व्यवस्थित करना हो या फिर बालकनी के पौधों को पानी देना हो, वह हर काम में इतनी निपुण थी कि सुषमा जी को कभी शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिला। काम के दौरान उसकी नज़रें हमेशा नीचे ही झुकी रहती थीं। सुषमा जी अक्सर उसे काम करते हुए देखती तो उन्हें उस पर बड़ी दया आती। पार्वती के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और गहरी उदासी छाई रहती थी, जैसे उसने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया हो। सुषमा जी स्वभाव से बहुत दयालु थीं। जब भी घर में कोई खास पकवान बनता या रात का खाना बच जाता तो वह उसे एक साफ डिब्बे में पैक करके पार्वती को दे देती थी। पार्वती कभी ना नहीं कहती। वह दोनों हाथों से डिब्बा लेती, हल्के से मुस्कुराकर आभार व्यक्त करती और उसे अपने झोले में रख लेती। कभी कभी सुषमा जी अपनी पुरानी लेकिन अच्छी साड़ियाँ भी उसे दे देती थीं। उन्हें लगता था कि शायद पार्वती का पति शराबी होगा, घर में ढेरों बच्चे होंगे और गरीबी ने इस बेचारी औरत की कमर तोड़ दी होगी। हमारे समाज में एक काम करने वाली बाई की यही तो आम तस्वीर होती है। सुषमा जी भी उसी तस्वीर को सच मान बैठी थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुषमा जी अपनी बालकनी में बैठी कॉफ़ी पी रही थीं। पार्वती अपना काम खत्म करके जाने ही वाली थी कि अचानक ज़ोर से बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। सुषमा जी ने पार्वती को आवाज़ दी और कहा, पार्वती अभी रुक जा, इतनी तेज़ बारिश में भीग जाएगी, बैठ जा यहाँ। जब पानी थोड़ा कम हो जाए तब चली जाना। पार्वती सकुचाती हुई एक कोने में ज़मीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद सुषमा जी ने उससे 2 कप चाय बना लाने को कहा। चाय पीते पीते सुषमा जी ने सोचा कि आज इस बेचारी के दुख दर्द थोड़े बांट लिए जाएं। उन्होंने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, पार्वती तू सारा दिन इतनी चुपचाप और उदास क्यों रहती है? कभी किसी से कोई बात नहीं करती? घर में सब ठीक तो है ना? तेरे पति क्या करते हैं और तेरे कितने बच्चे हैं? पार्वती ने चाय का कप नीचे रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरी नमी एक साथ तैर गई। उसने अपना पल्लू ठीक करते हुए धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ में कहा, मेम साहब, उदास नहीं रहती हूँ, बस थोड़ा थक जाती हूँ। मेरे पति एक कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई का काम करते हैं। वे रात की शिफ्ट में जाते हैं और मैं दिन में 4 घरों में काम करती हूँ। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो मेरी सिर्फ एक ही संतान है, मेरी बेटी। सुषमा जी को थोड़ी हैरानी हुई। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के अमूमन कई बच्चे होते हैं, लेकिन पार्वती की सिर्फ एक बेटी थी। सुषमा जी ने फिर पूछा, अच्छा सिर्फ एक बेटी, तो फिर इतना परेशान क्यों रहती है? पति भी कमाता है और तू भी, एक ही बेटी है तो खर्चे भी कम होंगे। उसकी शादी की चिंता सता रही है क्या? पार्वती ने एक लंबी गहरी सांस ली। आंसू छलककर उसकी सूती साड़ी के पल्लू पर गिर पड़े। उसने कहा, नहीं मेम साहब, शादी की चिंता नहीं है। दरअसल मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर रहती है ना,
तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। उसे गए हुए 1 साल हो गया है। बस उसी की याद में कभी कभी आंखें भर आती हैं। सुषमा जी ने अपनी चाय का मग टेबल पर रखा और थोड़ा आगे खिसक कर बैठी। उन्हें लगा कि शायद पार्वती की बेटी किसी रिश्तेदार के यहाँ काम करने गई होगी या शायद कहीं भाग गई होगी। उन्होंने पूछा, दूर रहती है? कहाँ रहती है तुम्हारी बेटी और वहाँ क्या कर रही है? पार्वती के चेहरे पर अब उदासी की जगह एक अजीब से गर्व और आत्मविश्वास ने ले ली थी। उसने सुषमा जी की आंखों में देखते हुए कहा, मेम साहब, मेरी बेटी रुड़की में रहती है। वह वहाँ के एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। उसे बचपन से ही मशीनों और कंप्यूटर से बहुत लगाव था। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की। हम गरीब लोग उसे ट्यूशन तो नहीं दिला सकते थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा इम्तहान पास किया है। अब वह वहाँ से इंजीनियरिंग कर रही है, कंप्यूटर वाली इंजीनियरिंग। वह अपने कॉलेज की बहुत होनहार बच्ची है। यह सुनते ही सुषमा जी के हाथ से मानो सब कुछ छूट सा गया। उनके कानों में पार्वती के शब्द गूंज रहे थे, रुड़की, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके घर का फर्श पोंछने वाली, बचे हुए खाने को झोले में ले जाने वाली इस मामूली सी औरत की बेटी आईआईटी रुड़की जैसी प्रतिष्ठित संस्था में पढ़ रही है। सुषमा जी स्तब्ध रह गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। इंजीनियरिंग रुड़की से? उनके मुंह से बस इतना ही निकला। पार्वती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ मेम साहब, सरकार की तरफ से उसकी फ़ीस तो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन वहाँ रहने, खाने और किताबों का खर्चा तो हमें ही उठाना पड़ता है ना। इसलिए मेरे पति रात में ओवरटाइम करते हैं और मैं दिन में ज़्यादा घरों में काम करती हूँ। जब भी मैं थक जाती हूँ और सोचती हूँ कि अब और काम नहीं होगा, तो मुझे अपनी बेटी का वो चेहरा याद आ जाता है जो उसने इम्तहान पास करके वाले दिन मुझे दिखाया था। बस उसी के सपनों को पूरा करने के लिए हम पति पत्नी अपनी नींद और अपना चैन भूल गए हैं। जो खाना आप देती हैं उसे खाकर मैं अपने राशन के पैसे बचाती हूँ, ताकि हर महीने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेज सकूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती मेम साहब, क्योंकि मेरे फटे हुए कपड़ों में मेरी बेटी का सुनहरा भविष्य सिल रहा है। सुषमा जी के गले में कुछ अटक सा गया। उनकी आँखों से भी अब आंसू बहने लगे थे। वह जिस औरत को अब तक एक बेचारी, दयनीय और अनपढ़ समझ रही थी, वह तो वास्तव में एक तपस्विनी थी। वह उस साधारण सी बाई में एक ऐसी असाधारण माँ को देख रही थी जो अपने अरमानों की चिता जलाकर अपनी बेटी के लिए आसमान के रास्ते बना रही थी। सुषमा जी को अपने आप पर शर्म आने लगी। वह रोज़ पार्लर जाती थी, हजारों रुपए के कपड़े खरीदती थीं और छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाती थीं। और उनके सामने एक औरत बैठी थी जिसने अपनी ज़िंदगी को एक मशीन बना दिया था, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सुषमा जी उठीं और उन्होंने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए। वे हाथ जो बर्तन माँज कर खुरदरे हो चुके थे, आज सुषमा जी को किसी देवी के हाथों से कम नहीं लग रहे थे। पार्वती, तो कोई मामूली औरत नहीं है, सुषमा जी ने रुंधे हुए गले से कहा। तेरी बेटी जरूर एक दिन तेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगी। आज से तो इस घर में बचे हुए खाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ आएगी। और तेरी बेटी की पढ़ाई में अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो संकोच मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। पार्वती की आंखों में अब कृतज्ञता के आंसू थे। बाहर बारिश रुक चुकी थी। पार्वती जब अपना झोला उठाकर सुषमा जी के घर से बाहर निकली तो वह एक बेचारी काम वाली बाई नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा लग रही थी
जिसने अपनी नियति को अपने हाथों से बदलने की ठान ली थी। सुषमा जी देर तक उसे जाते हुए देखती रहीं। आज उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा सीखा था कि हीरे अक्सर कोयले की खदानों में ही पाए जाते हैं और सबसे ऊंची उड़ान वही भरते हैं जिनके पंखों को संघर्ष की हवाओं ने मजबूत किया हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको कैसा लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हर कहानी की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।